जेके फर्स्ट पे सबका स्वागत है। खैर मध्यम है, खुशामदीन है। आज हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक सीनियर लीडर, एक बहुत ही पुराने सज्जन और एक नाम है ये एनसी में सीनियर जो लोग हैं उनमें 35-40 साल से ये लोगों के बीच में जाके उनकी परेशानियां हल करते हैं, उनको सुनते हैं। हाई कोर्ट में सीनियर वकील भी हैं, रतन लाल गुप्ता जी। सर, सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल। थैंक यू वेरी मच। सर, आप सीनियर लीडर हैं, 35-40 साल आप हो गए, आप लोगों के बीच में जाते हैं, परेशानियां सुनते हैं, सुलझाते हैं, आप वकील भी हैं। लेकिन कुछ समय से जम्मू कश्मीर में जो घटनाएं घटित हो रही हैं, जैसे 370 या 35A का टूटना, उसके बाद जैसे 5 अगस्त को जो मेन जो करंट अगर आप बात करें, 5 अगस्त को एक तरफ जहां पर झंडा चढ़ाया जा रहा था, खुशी मनाई जा रही थी, राम मंदिर की नींव जो रखी गई उसकी खुशी थी, दूसरी तरफ लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर का रिज़ाइन देना, ये एक सवालिया निशान खड़ा करता है। इस पे आप सर अपना क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं? देखिए, ये एक बहुत ही कोइंसिडेंट है कि पहले सतपाल मलिक जी यहाँ के गवर्नर थे, वो किस ढंग से चले गए ये भी आपके सामने है। और जीएस मुर्मू जी का जाना, मैं समझता हूँ कि ये बीजेपी की एक बहुत ही कमज़ोरी समझ लीजिए या उनकी फेलियर समझ लीजिए कि रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर जो हालात बने हुए हैं वो बीजेपी की गवर्नमेंट जो है वो, मैं समझता हूँ कि इस तमाम कोई भी एक भी सिस्टम में उनका सही नहीं चल रहा। चाहे आप डेवलपमेंट की तरफ देख लीजिए, चाहे आप लोगों की प्रॉब्लम्स की तरफ देख लीजिए, पानी, बिजली, ये जो भी चीज़ें देखिए आप, जिस ढंग से जम्मू कश्मीर के अंदर लोग, अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा जो इशू है इस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट का है। पिछले साल आप पूरा 1 साल हो गया या उससे पहले भी बीजेपी की सरकार थी, अनएम्प्लॉयमेंट इतनी हुई है कि लोगों को 2 टाइम की रोटी बामुश्किल हो गई है। तो मैं समझता हूँ कि इस किस्म की ये बीजेपी सरकार की जो फेलियर है पिछले 4-5 साल से यहाँ चल रही, और यहाँ एक सिस्टम ऐसा बन गया है रियासत के अंदर कि भाई सियासत नाम की चीज़ ही ख़त्म हो गई है, एक डेमोक्रेसी नाम की चीज़ ख़त्म हो गई है। तो मैं समझता हूँ कि ये हालात जो हैं अच्छे नहीं हैं, उनका यहाँ से जाना, यकदम चले जाना, और कोई सेरेमोनियल तक देखिए आप, आज एक चपरासी भी जाता है, रिटायर होता है, तो आप उसको चाय पानी कम से कम देते हो। यहाँ जिस ढंग से पिछले गवर्नर साहब चले गए कोई पता ही नहीं, और अब गवर्नर ये जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब गए हैं, मुर्मू साहब गए हैं, किसी ने यार, यही तो मैं समझता हूँ कि अनसेरेमोनियल है और कोई इंसिडेंट है। समझ नहीं आ रही कि इस ढंग से बुलाना, एकदम बुलाना। तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने यहाँ 1 साल रह के जो काम किया है, मैं नहीं समझता कि वो काम कोई सक्सेसफुल काम किया होगा। लोगों के हालात बद से बदतर हुए हैं, रियासत के अंदर जो हालात बने हैं लोगों की परेशानियों से दुगनी हुई हैं, और अनएम्प्लॉयमेंट, नौजवान बच्चा किस ढंग से इस वक्त पढ़े लिखे बच्चे यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर परेशान हुए हैं, ये आपके सामने है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो बीजेपी की सरकार है जम्मू कश्मीर के अंदर, ये एक बहुत बड़ा वैक्यूम है, सियासी वैक्यूम है। ठीक है, सियासी लोग जो होते हैं वो लोगों में जाते हैं, लोगों की प्रॉब्लम में हल करते हैं, लोगों में जाके उनके दुख दर्द में शरीक होते हैं। लेकिन आपके सामने पोजीशन है इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर जो हालात बने हुए हैं वो आपके सामने है। किसी भी फ्रंट पे ये गवर्नमेंट जो है वो कामयाब नहीं हुई है, फेलियर ही फेलियर है। सर, जम्मू कश्मीर में, खास करके जम्मू में एक बहुत बड़ा मसला है टोल का। आप सुनते होंगे डेली न्यूज़ में, जम्मू में और कोई खबर हो ना हो, लेकिन जो टोल की खबर है वो डेली दिखाई जाती है। टोल पे परसों जो रविंदर रैना साहब का इंटरव्यू आया, प्रेसिडेंट जो बीजेपी के हैं, उनका ये कहना है कि ये जो टोल है ये एनसी और कांग्रेस की देन है, और अगर बीजेपी का चीफ मिनिस्टर आएगा तो ये टोल हटेगा। इस पे आप अपनी क्या प्रतिक्रिया देंगे? देखिए साहब, टोल के मसले में मैं समझता हूँ कि जो भारत सरकार ने कहा था, मोदी जी ने कहा था, एक देश और एक टैक्स,
अगर आप ये कहते हैं कि साहब एक देश एक टैक्स है, तो फिर ये टोल प्लाजा किसके लिए? लखनपुर में टोल था तो टोल हटाया क्यों? और सबसे बड़ी बात है, ये इलीगल है, कानूनी तौर पे गैर कानूनी है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जब रोड्स की डेवलपमेंट के लिए, रोड की बिल्ड बनाने के लिए या रोड के मेंटेनेंस के लिए आप 1 रुपया सरचार्ज लगाया हुआ है, आपने सेस लगाया हुआ है 1 रुपया पर लीटर के हिसाब से, पर लीटर डीजल हो चाहे पेट्रोल हो, उस हिसाब से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने ये 1 रुपया पर लीटर के हिसाब से सेस लगाया हुआ है रोड के मेंटेनेंस के लिए, रोड बनाने के लिए। और 1 लीटर पे जब सेस आप चार्ज कर रहे हैं तो फिर टोल टैक्स किस लिए है? आज तक ये बात क्लियर नहीं कर पाई है गवर्नमेंट कि ये टोल क्यों लगाती है, जब 1 रुपया पर लीटर डीजल पे और पेट्रोल पे हर किसी से वो चार्ज कर रही है रोड के मेंटेनेंस के लिए, रोड बनाने के लिए, नए रोड कंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो फिर ये जो अब टोल प्लाजे लगा रही है किस लिए है? और मुझे कहते हुए भी शायद शर्म आ रही है कि रविंदर राणा जैसे बंदे ने, रहने ने यहाँ कहा था कि साहब जब हमारी सरकार होगी तो कोई टोल टैक्स नहीं है, और जितना टोल टैक्स उनके टाइम पे लगा है। आज देखिए, एक जब लखनपुर से आदमी एंटर करता है जम्मू कश्मीर के अंदर तो टोल ही टोल, रास्ते में 10 जगह उसको टोल देना पड़ता है। मैं समझता हूँ इस किस्म की हालात ये जो इस सरकार ने किया है वो लोगों पे एक जजिया लगाया हुआ है, नाजायज़ जजिया है जिसका कोई कानूनी जवाजियत नहीं है। तो मैं समझता हूँ ये टोल टैक्स इनको फौरी विड्रॉ करने चाहिए और ख़त्म करने चाहिए, ताकि ये जो लोगों पे बोझ डाला हुआ है, ये आपकी टूरिस्ट स्टेट है। लखनपुर पे आप एंटर होगा, जो एक टूरिस्ट या माता वैष्णो देवी जा रहा होगा कोई यात्रु, तो पहले लखनपुर पे टोल टैक्स देगा और रास्ते में हर जगह टोल ही टोल देता आएगा और फिर माता वैष्णो देवी जाएगा। तो ये तो लोगों की जेब काटने के बराबर है। इससे तो गवर्नमेंट को चाहिए कि ठूठा लेके बैठ जाए बैगर्स की तरह। तो ये बिल्कुल नाजायज़ है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इलीगल है। तो इस किस्म के टोल इनको फौरी तौर पे उठा लेने चाहिए, ये सरकार के लिए अच्छा नहीं है। सर, एक मसला जो कि 370 हटने के बाद, 35A ख़त्म होने के बाद आया, वो था सर नेट बंद का। पहले नेट बंद रहा, उसके बाद जब नेट बहाल किया गया वो 2G में किया गया। आज जो खबर आई सुबह सुबह, उसमें यह था कि LG साहब ने 4G जो है वो रिस्टोर कर दी। अब ये खुशी की बात है कि जम्मू कश्मीर में फिर से 4G चलेगा। पहले कोविड-19 की जब मार हुई, आपको मालूम है स्कूल कॉलेज सब बंद पड़े थे, बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई। जो शहर में बच्चे थे उनके पास वाईफाई था, क्योंकि 2G की स्पीड ही ऐसी है कि आप ना ही कोई चीज़ डाउनलोड कर पाएंगे, ना ही आपको चीज़ को क्लियरफाई होगी। जिन बच्चों के पास वाईफाई था उन्होंने तो किया, लेकिन जो फार फ्लंग एरिया के बच्चे, तो हिली एरिया के बच्चे थे, आप भी कई बार डिस्ट्रिक्ट रजौरी, पुंछ जैसे इलाकों में आप गए, आपने देखा है कि वहाँ पे लोग किस तरह से रहते हैं, कहाँ कहाँ रहते हैं और किन किन हालातों का सामना करते हैं। ये 4G बहाल होने के बाद जब वो बच्चे, उनको पूरी तरह क्लासें मिलेंगी, लेकिन जो पिछला उनका सिलेबस या जो पीछे रह गया, जब वो उनका कवर कैसे होगा, वो बच्चे उस चीज़ को किससे लेंगे? अगर कल एग्ज़ाम होते हैं तो उन बच्चों का तो सीधा सीधा है कि उन बच्चों का पास होने का कोई मुद्दा नहीं रहेगा। कल को बच्चे अगर वो सड़क पर उतरते हैं तो अगर, क्योंकि सरकार ने तो ये कहना कि हमने चलाया, लेकिन वो बच्चे कहाँ जाएंगे? देखिए, ये इनका 4G यहाँ बंद करना ही गलत था, कोई जवाजियत ही नहीं थी। अगर 2G यहाँ चलता था तो 4G क्यों नहीं चल सकता था? और ये बहुत सीरियस मसला है बच्चों वाला। देखिए, इन्होंने जो क्लासेस शुरू की, 4 क्लासेस चलती रही, 4G था नहीं। जम्मू शहर में भी हर घर में हर किसी के पास वाईफाई नहीं लगा हुआ है, ये तो किसी ने लगाया हुआ है जो अच्छे असूदा हालात हैं के लोग हैं। लेकिन बाहर जम्मू से या टाउन से बाहर जो बच्चे हैं उनका क्या होगा? जो सिलेबस उन्होंने कर दिए हैं, क्लासेस जो इंटरनेट पे उन्होंने पढ़ाया है, वो उन बच्चों को तो मिला ही नहीं होगा। और वो क्या एग्ज़ाम देंगे, किस लिए कैसे देंगे, ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए और ख़ासकर एजुकेशन डिपार्टमेंट को इसके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए कि जो बच्चे जिनका सिलेबस निकल गया है या जिन्होंने ऑलरेडी पिछड़ गए हैं
स्टडीज़ में उनका क्या होगा, वो कैसे सिलेबस कंप्लीट करेंगे, ये एक मैं समझता हूँ एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए बड़े विचार का मसला है और ज़रूर विचार करना चाहिए, ताकि उन बच्चों को भी दूसरों बच्चों के सामने उनके मुकाबले में वो लाया जाएगा, और ताकि सिलेबस उनका कंप्लीट कैसे होगा, किस ढंग से, ये एक बड़ी प्लानिंग है। और कोविड जो है 19 अभी जाने वाला है नहीं, लग रहा है आपके सामने ही पोजीशन है, आने वाले 2-3 महीने में समझता हूँ अभी कोई ऐसा है नहीं। तो उन बच्चों का क्या होगा, आज तो 4G तो लग गया, तो ये एक वेलकम स्टेप है मैं समझता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता। और मरमू साहब भी पहले भी कह रहे थे कि हाँ जी, उन्होंने भी यही कहा था कि हाँ जी 4G लग जाना चाहिए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, पर एतराज़ पता नहीं किसको था, फिर क्यों नहीं लगाया इन्होंने। ये मैं कहता हूँ कि सेंटर की और स्टेट की आपस में कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, कोई कोऑपरेशन की बात ही नहीं है, कोऑर्डिनेशन। यहाँ मुर्मू साहब कुछ कहते थे, वहाँ उनको झाड़ पड़ जाती थी इलेक्शन कमीशन से, अगर उन्होंने कभी इलेक्शन की बात की तो, अगर 4G की बात करी तो होम मिनिस्ट्री से उनको झाड़ पड़ जाती। तो मैं समझता हूँ कि इस किस्म की कोऑर्डिनेशन इनकी बिल्कुल नहीं है। रियासत ऊपर वाले के हाथ में ही है, किस ढंग से चल रही है ये ऊपर वाला ही जानता है। मीटिंगें आप पेपर सुबह आप देखेंगे तो हर पेज में 10-10 वहाँ पे सिर्फ मीटिंगें चल रही हैं। ग्राउंड रियलिटी में कोई काम नहीं हो रहा है, लोग परेशान हैं पानी के लिए, बिजली के लिए और सड़कों के लिए। क्या हालत बनी हुई है वो आपके सामने है। एजुकेशन की, अनएम्प्लॉयमेंट की, इंडस्ट्री वालों का हाल देखिए बेचारे। मेरे ख्याल में 90% जम्मू कश्मीर की इंडस्ट्री जो है वो बंद होने की कतार पे आई हुई है। तो कुछ समझ नहीं चल रही है कि होगा क्या, कैसे चला जाए। इकानमी की पोजीशन आपके सामने है, लोगों की नौकरियां चली गई हैं, जो नौकर थे उनकी नौकरियां चली गई हैं। तो ये तो एक बहुत बड़ी परेशानी आपके सामने आई हुई है। लोग बड़े परेशान हैं, इस सरकार के अंदर बहुत ही परेशान है, क्योंकि सरकार होती है लोगों के लिए, लोगों के बारे में कुछ सोचे। जो सरकार ना लोगों के बारे में सोचती है, ना बच्चों के बारे में सोचती है, ना एम्प्लॉयमेंट के बारे में सोचती है, ना कुछ इंडस्ट्री के बारे में सोचती है, ना पानी के बारे में, ना बिजली के बारे में। प्रॉब्लम्स आपके सामने है, एजुकेशन की हालत आपके सामने। तो मैं समझता हूँ कि इस किस्म का जो एक माहौल बना हुआ है उससे निजात तभी मिल सकती है कि लोगों की इसमें पार्टिसिपेशन बने, और उसके लिए लोगों को आपको तैयार करना चाहिए। ये एक सिस्टम है। शुक्रिया सर। तो अभी आप सुन रहे थे श्री रतनलाल गुप्ता जी को, जो कि एनसी के सीनियर लीडर और एडवोकेट भी हैं और एमएलसी भी रहे हैं, कि परेशानियां लोगों की दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। खास करके युवा वर्ग और बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं नौकरियां ना मिलने के कारण। और 4G रिस्टोर तो हुआ है, लेकिन जो पहले बच्चों को जो मार पड़ी है इस नेट ना होने की वजह से, वो कैसे पूरी होगी। तो लिहाजा ये देखा जाए और परेशानियां सुनी जाएं, हवा में बातें ना की जाएं, ग्राउंड लेवल का काम देखा जाए। मैं सभी से एक बार फिर से ये निवेदन करूंगा कि जिस तरह का कोविड-19 का दौर चल रहा है, आप अपने घर पर ही रहें, सुरक्षित रहें, बाहर ना निकले, लॉकडाउन का पालन करें। कैमरामैन विशाल शर्मा के साथ मैं दीपक शर्मा, JK फर्स्ट न्यूज़, जम्मू। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में इम्यूनिटी को बनाए रखना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मेरे लिए नहीं, क्योंकि मैं इस्तेमाल करता हूँ बुराक कलौंजी टैबलेट, जो बनाती है मुझे अंदर से मजबूत। 100% खालिस कलौंजी से तैयार एक आयुर्वेदिक शाहकार बुराक कलौंजी टैबलेट, हर मर्ज की ये दवा जिसमें है शिफा। आज ही खरीदिए